अभी सुन रहे हैं प्रभात खबर का संपादकीय प्रभात। दिन है गुरुवार, तारीख है 1 जून 2023। विषय है राष्ट्रीय रोजगार नीति बनाने की जरूरत। यह आलेख लिखे हैं डॉक्टर अश्विनी महाजन, जो राष्ट्रीय सह संयोजक स्वदेशी जागरण मंच के हैं। हाल में ब्लिंकिट नामक एक ई-कॉमर्स कंपनी के डिलीवरी कामगारों ने एक दिन की हड़ताल की थी, जिसे मीडिया ने भी खासा महत्व दिया था। मामला यह था कि इस कंपनी, जो उपभोक्ताओं को उनकी किराना आवश्यकताओं की आपूर्ति 10 मिनट से आधे घंटे के बीच करने का दावा करती है, ने अपने डिलीवरी एजेंटों का मेहनताना घटाकर आधा कर दिया था। इस बदलाव से पहले अपनी कंपनी हर डिलीवरी पर एजेंट को 25 रुपये देती थी। लगभग एक साल पहले तक डिलीवरी एजेंटों को 50 रुपये प्रति डिलीवरी दिया जाता था। डिलीवरी श्रमिकों का कहना है कि इस दौरान ईंधन की लागत में बेतहाशा वृद्धि हुई है, लेकिन उनका मेहनताना एक चौथाई रह गया है। वास्तविकता यह है कि आज बड़े शहरों में युवा किसी अच्छे रोजगार के अवसर में डिलीवरी एजेंट के रूप में काम करने के लिए बाध्य हो रहे हैं। शुरुआती दौर में ये श्रमिक भी अच्छा खासा काम कर लेते थे, लेकिन मेहनताना कम होने के कारण अब उनकी हालात बहुत दयनीय हो गई है। वैकल्पिक रोजगार के अभाव में युवाओं के लिए डिलीवरी एजेंट के नाते काम करना उनकी मजबूरी हो गई है। उधर ऐप आधारित टैक्सी सेवा प्रदान करने वाली ओला और उबर शरीकी कंपनियों ने भी ड्राइवरों से अत्यंत शोषणकारी तरीके से कमीशन वसूलना शुरू कर दिया है। इसके चलते इनके ड्राइवर की भी कई बार हड़ताल जैसे तरीके अपना चुके हैं। ओला उबर के ड्राइवर हों, ब्लिंकिट, जोमैटो, स्विगी आदि के एजेंट हों, या ऐप आधारित किसी अन्य सेवा प्रदाता पर पंजीकृत अन्य प्रकार के कामगार हो, जिनका रोजगार इन ऐप कंपनियों के रहमो-करम पर चलता है, या जिनकी रोजी रोटी इनसे प्राप्त संदेशों के आधार पर डिलीवरी या सेवा के ऑर्डर पर निर्भर करती हैं, आज इन कंपनियों के शोषण से पीड़ित हैं। ऐसे सभी कामगार जो इस तरह अस्थायी रूप से काम कर रहे हैं, उन्हें आजकल गिग वर्कर कहा जाता है, जो 2-3 दशक पहले तक गिग शब्द का कम उपयोग होता था। गिग शब्द का अर्थ और गिग अर्थव्यवस्था और गिग वर्कर आदि शब्दों को समझना और समाज पर इसके प्रभावों को जानना जरूरी हो गया है। 2-3 दशक पहले कामगारों के 2 प्रकार होते थे, एक वेतनभोगी कर्मचारी और दूसरे आकस्मिक श्रमिक। वेतनभोगी श्रमिक सामान्यतः अस्थायी रूप से एक निश्चित वेतन और सुविधाओं के साथ नियुक्त होते हैं। इनको हटाने के लिए एक निश्चित प्रक्रिया है। दूसरी तरफ आकस्मिक श्रमिक यानी कैजुअल लेबर के अभिप्राय दिहाड़ी मजदूरों से होता है। इनको दिन के हिसाब से मजदूरी मिलती है और उन्हें प्रतिदिन रोजगार की तलाश में जाना होता है। संगठित क्षेत्र में सामान्यतः श्रमिकों की नियुक्ति अस्थायी आधार पर होती है और उनके रोजगार की काफ़ी हद तक सुरक्षा भी होती है। असंगठित क्षेत्र जैसे कृषि, कंस्ट्रक्शन और कई बार मैन्युफैक्चरिंग में दिहाड़ी मजदूरों को चलन देखने को मिलता है। सामान्यतः शिक्षित एवं प्रशिक्षित कामगार वेतनभोगी होते हैं और दिहाड़ी मजदूरों में अधिकांश अशिक्षित एवं अप्रशिक्षित मजदूर होते हैं। आज इन दोनों वर्गों से इतर
एक नए प्रकार के श्रमिक वर्ग गीग वर्कर का निर्माण हुआ है। नई तकनीक के आधार पर ऑनलाइन क्लाउड वर्किंग, फ्रीलांस वर्कर, ई कॉमर्स, सप्लाई चेन आदि के रूप में यह नई श्रेणी उभरी है। तेज रफ्तार की इस दुनिया में हर कोई अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है। कथित रूप से ये श्रमिक काम तो कर रहे हैं और काम देने वाले ऐप भी सामने दिखते हैं, लेकिन सरकारी परिभाषाओं में इन्हें श्रमिक यानी वर्कर ही नहीं माना जाता, बल्कि उन्हें फ्रीलांसर कहा जाता है। ये वर्कर श्रमिकों के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी, कम काम के घंटे, ओवरटाइम और छुट्टी जैसे न्यूनतम लाभों से भी वंचित हैं। कुछ लोग यह तर्क देने की कोशिश करते हैं कि इस गिग अर्थव्यवस्था से रोजगार के नए अवसर निर्माण किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा भी ऐप और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिलीवरी श्रमिकों एवं ड्राइवरों आदि के रूप में श्रमिकों की श्रेणी की व्याख्या की गई है। पिछले कुछ समय से बेहतर कार्य दशाओं और मेहनताने के लिए गिग वर्करों द्वारा आंदोलन भी हुए हैं, लेकिन इनकी हालात में कोई सुधार होती नहीं दिखता है। साल 2017 के E&Y के अध्ययन के अनुसार दुनिया के 24% गिग वर्कर भारत में हैं। भारतीय संसद द्वारा हाल में सामाजिक सुरक्षा के नए कोड के रूप में पारित श्रम कानून में पहली बार इन श्रमिकों को श्रम कानून के दायरे में लाने का प्रयास हुआ है। दुनिया भर में ऐसे वर्करों की सामाजिक सुरक्षा में सबसे बड़ी बाधा आ रही है कि इन वर्करों को चिन्हित कैसे किया जाए। अमेरिका और यूरोप में इन कामगारों के लिए पूर्व निर्धारित और पारदर्शी कार्यदशाओं के संबंध में कुछ काम हुआ है, लेकिन विषय केवल इन ऐप से काम प्राप्त करने वाले श्रमिकों का नहीं है। आज के युवाओं में ठेके के मजदूर, आउटसोर्स लेबर, अस्थायी लेबर, निश्चित अवधि के लिए कर्मचारी आदि सभी कमोबेश शोषण व प्रतिकूल कार्यदशाओं के संकट से जूझ रहे हैं। आज जरूरत इस बात की है कि एक राष्ट्रीय रोजगार नीति बने, जिसमें उभरती प्रौद्योगिकियों, नए बिजनेस मॉडलों और नए प्रकार के श्रमिकों के शोषण के सभी रास्ते बंद हों और हर कामगार, चाहे वह अस्थायी हो या अस्थायी गिग वर्कर, सभी एक सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सकें। श्रमिकों को विस्थापित करने वाली नई प्रौद्योगिकियों के कारण पुराने रोजगार नष्ट हो रहे हैं और अत्यंत सीमित नए रोजगारों का सृजन हो रहा है। काम के अभाव में जीने के लिए श्रमिक सभी प्रकार के शोषणों के बावजूद काम करने के लिए मजबूर हैं, लेकिन एक सभ्य समाज में श्रमिकों की इस दुर्गति को किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं किया जा सकता है। ऐसे सभी गिग अस्थायी ठेके वाले वर्करों को ठीक से परिभाषित और चिन्हित करने का काम करते हुए उनके लिए न्यूनतम मजदूरी, अधिकतम काम के घंटे और विभिन्न प्रकार की सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित कराना होगा। ऐसा न होने पर यह व्यवस्था जंगल राज से ज़्यादा कुछ नहीं कहलाएगी, जिसका नियम है केवल योग्यतम को ही जीने का अधिकार है, यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जाहिर है कि इस युग में नीति निर्माताओं से अपेक्षा है कि वे सभ्य समाज के निर्माण की ओर बढ़ें, जंगल राज की तरफ नहीं। भारत सरकार से अपेक्षा है कि वे इन ऑनलाइन प्लेटफार्मों के श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा हेतु योजनाएं बनाएं। अगला विषय है
बढ़ता रक्षा निर्यात। ऐतिहासिक रूप से भारत अपनी रक्षा आवश्यकताओं के लिए आयात पर निर्भर रहा है। अब यह स्थिति बदलती दिख रही है। ऐसा आत्मनिर्भर अभियान के तहत रक्षा क्षेत्र में तीव्र विकास से संभव हो रहा है। अब भारत बड़े आयातक देश के बड़े निर्यातक देश की श्रेणी में शामिल होने की ओर अग्रसर है। पिछले 9 वर्षों में भारत के रक्षा निर्यात में 23 गुना की उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। अभी भारतीय उत्पादों को 85 से अधिक देशों को भेजा जा रहा है और इस काम में 100 उत्पादक कंपनियां लगी हुई हैं। साल 2013-14 में भारत का रक्षा निर्यात मात्र 686 करोड़ रुपए का रहा था, जो 2022-23 में लगभग 16,000 करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच गया। यह प्रगति भारतीय रक्षा उद्योग की क्षमता का प्रमाण है तथा इससे इंगित होता है कि वैश्विक स्तर पर भारत उत्पादों की प्रति विश्वसनीयता बढ़ रही है। पिछले 9 सालों में केंद्र सरकार ने अनेक नीतियों को लागू किया है तथा विभिन्न सुधार किए गए हैं। निजी एवं विदेशी निवेश एवं तकनीक सहायता को प्रोत्साहित किया गया है तथा निर्यात प्रक्रिया को सुगम बनाया गया है। भारतीय रक्षा क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने कई वस्तुओं की सूची बनाई है जिनका आयात प्रतिबंधित कर दिया गया है। इन वस्तुओं को भारतीय बाजार से ही खरीदना अनिवार्य है। साल 2018 से 19 में हुई कुल रक्षा खरीद का 46% हिस्सा विदेशी स्रोतों से खरीदा गया था। पिछले साल दिसंबर में यह आंकड़ा घटकर 36.7% हो गया। उल्लेखनीय है कि अब हमारा रक्षा उत्पादन का मूल्य 1 लाख करोड़ रुपए के स्तर पर पार कर गया है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि इस क्षेत्र में विस्तार का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। बीते 5 वर्ष की अवधि में उत्पादन 54,951 करोड़ रुपए से बढ़कर 2022-23 के वित्त वर्ष में 1,06,800 करोड़ हो गया है। घरेलू बाजार में उत्पादित वस्तुओं में सामान्यतः कल पुर्जों से लेकर हेलीकॉप्टर, पनडुब्बी, पोतों, टैंक, तोप, राइफल, छोटे हथियार शामिल हैं। वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट में रक्षा मद में निर्दिष्ट किया गया था कि सैन्य खरीद के बजट का 68% हिस्सा घरेलू बाजार से होने वाली खरीद पर खर्च होगा। चालू वित्त वर्ष में इसे बढ़ाकर 75% कर दिया गया है, यानी 2023-24 में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के सामान घरेलू बाजार से खरीदे जाएंगे। फरवरी में हुए एरो इंडिया प्रदर्शनकारी के दौरान 80,000 करोड़ रुपए के निवेश समझौते हुए हैं। आगामी वर्षों में ऐसे निवेश में व्यापक वृद्धि की संभावना है। अगला आलेख है दूसरी श्वेत क्रांति के लिए तैयारी करे भारत। यह आलेख लिखे हैं हरिशंकर त्रिपाठी, जो उप प्रबंधक अभियंत्रण कॉम्फेड बिहार के हैं। यह आलेख विशेष है विश्व दुग्ध दिवस पर। कृषि एवं पशुपालन भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए मेरुदंड के समान है। भारत की लगभग 2/3 आबादी अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रही है, जिनके लिए कृषि के अलावा पशुपालन एवं इससे जुड़ी गतिविधियां आजीविका पोषण, समृद्धि सहित महिला सशक्तिकरण का मुख्य जरिया है। भारत लंबे समय से दुग्ध उत्पादन के मामले में विश्व में शीर्ष स्थान पर काबिज है। यह श्वेत क्रांति की बदौलत ही संभव हो सका है। आज वैश्विक स्तर पर दुग्ध उत्पादन में जहां 2% की वृद्धि हो रही है, वहीं भारत में यह 6% की दर से बढ़ रहा है।
वर्तमान में विश्व स्तर पर दुग्ध उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी 24% है, लेकिन विश्व निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 1% से कम है। ऐसे में निर्यात बढ़ाने के लिए सम्मिलित प्रयासों के जरिए भारत के डेयरी उद्योग के मूल्यांकन की जरूरत है। यद्यपि 6% की दर से बढ़ रहा वार्षिक दुग्ध उत्पादन मात्रात्मक रूप से इस लक्ष्य प्राप्ति के लिए आश्वस्त करने को पर्याप्त प्रतीत होता है, मगर भारत के 140 करोड़ जनमानस की आवश्यकता एवं क्रय समर्थन के अनुरूप इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने की जरूरत है। साथ ही वैश्विक उपभोक्ताओं की इच्छा के अनुरूप उच्च गुणवत्ता वाले मानकों पर खरा उतरने वाले दुग्ध एवं दुग्धजन्य उत्पादों को उपलब्ध कराने हेतु तीव्रता एवं समग्रता के साथ आगे बढ़ना निहायत जरूरी हो गया है। देश के 5 शीर्ष दुग्ध उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश 14.9%, राजस्थान 14.6%, मध्य प्रदेश 8.6%, गुजरात 7.6% और आंध्र प्रदेश 7.0% के अतिरिक्त बिहार, झारखंड, पंजाब, हरियाणा आदि दुग्ध उत्पादन वृद्धि के मामले में सराहनीय प्रयास कर रहे हैं। बिहार में कॉम्फेड द्वारा इन लक्ष्यों को ध्यान में रखकर सदस्यता अभियान चलाकर लोगों को सहकारिता आधारित डेयरी से जोड़ने का अप्रतिम एवं अप्रशंसनीय कार्य किया जा रहा है। इसके सुखद परिणाम आने वाले समय में नजर आएंगे। सहकारिता से समृद्धि सुनिश्चित है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। वर्तमान में कुछ राज्य दुग्ध संघों को उत्पादित दूध पर सब्सिडी देने जैसा विनाशकारी सहयोग प्रदान कर डेयरी उद्योग को पंगु बनाने के साथ साथ सहकारी डेयरी उद्योग को क्षति पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। इसे लेकर डेयरी विशेषज्ञों द्वारा समय समय पर विरोध दर्ज किया जाता रहा है, किंतु इस पर प्रभावी रोक नहीं लग पा रही है। इससे एक राज्य के सस्ते उत्पाद गैर सब्सिडी वाले राज्यों में अपेक्षाकृत कम दर पर प्रचुरता में उपलब्ध हो जाते हैं, जिसमें संबंधित राज्यों के सहकारी संघों को भारी संकट के दौर से गुजरना पड़ता है। धीरे धीरे यह लत बढ़ती जा रही है। ऐसे भी नहीं है कि सभी राज्य ऐसा कर रहे हैं। बिहार जैसे विकासशील राज्य द्वारा कृषि रोड मैप 7 निश्चित जैसे योजनाओं के माध्यम से राज्य के सहकारी दुग्ध संघों को वित्तीय सहायता प्रदान कर डेयरी की आधारभूत संरचना, सीमित संगठन, विपणन, अभिवृद्धि हेतु जरूरी संसाधनों को सुदृढ़ करने में मदद करने का सराहनीय कार्य किया जा रहा है, जो अन्य राज्यों के लिए एक नजीर है। भारत के डेयरी उद्योग का चहुमुखी विकास कर विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक होने के साथ साथ सबसे बड़ा निर्यातक बनने के लिए वर्तमान समय का सबसे मुफीद कहा जा सकता है। दुग्ध उत्पादन, संग्रहण, प्रसंस्करण, दुग्धजन्य उत्पादों के उत्पादन से जुड़ी संपूर्ण गतिविधियों के लिए पर्याप्त संसाधनों में तेजी से विस्तार हो रहा है। भारत में ही अब तकनीक आधारित डेयरी संयंत्र एवं मशीनरी के विनिर्माण होने के साथ साथ अब इनका निर्यात भी हो रहा है, जिस कारण दुनिया आज भारत की तरफ संपूर्ण समाधान के लिए आशा भरी नज़रों से देख रही है। कमज़ोर वित्तीय स्थिति के कारण ऋण लेकर अपने संसाधनों में विस्तार से डर रहे हैं। दूध संघों को संबल प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रदत्त
मदद उत्प्रेरक का कार्य कर सकती है। DIDF के तहत ज़रूरतमंद सहकारी दुग्ध संघों को दिए जा रहे ऋण को सब्सिडी में परिवर्तित करने का नेक काम कर भारत सरकार को आज़ादी के अमृतकाल में श्वेत क्रांति 2.0 का आगाज करने पर विचार करना चाहिए। आने वाले कुछ वर्षों में इसके चमत्कारी परिणाम देखे जा सकते हैं। श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्जिग कुरियन आजीवन निजी डेयरियों के बजाय सहकारी डेयरियों को बढ़ावा देने के पक्षधर रहे हैं, जिसके सुखद परिणाम हमारे समक्ष उपस्थित हैं। तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद देश के कई प्रतिष्ठित दुग्ध संघ जैसे अमूल, सुधा, पराग, सरस, सांची आदि आज भी देश को दूध उत्पादन के मामले में शीर्ष पर प्रतिष्ठित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। NDDB, IDA जैसे प्रतिष्ठित संस्थाओं के सतत सानिध्य एवं मार्गदर्शन में ये सभी दुग्ध संघ भारत को दुनिया में दुग्ध उत्पादन के साथ साथ निर्यात में भी शीर्ष स्थान बनाने में पूर्णतः सक्षम एवं प्रयत्नशील हैं। ऐसे में भारत सरकार को इन दुग्ध संघों की मदद करने के लिए आगे आना चाहिए। अगला आलेख है निस्वार्थ स्नेह को मिले सम्मान। यह आलेख लिखे हैं डॉक्टर मोनिका शर्मा, जो एक टिप्पणीकार हैं। अपने बच्चों को पालते पोसते हुए दो व्यक्ति अपने जीवन का हर पल उसकी बेहतरी को समर्पित कर देते हैं। माता पिता निस्वार्थ रूप से अपने बच्चों की ज़रूरतों और खुशियों के लिए ज़िंदगी लगा देती है। यह मानवीय लगाव और चाव मान सम्मान पाने और रेखांकित किए जाने योग्य है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2012 में 1 जून को ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स के रूप में मनाने की शुरुआत की गई है। यह दिन माता पिता और बच्चों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। अभिभावकों की निस्वार्थ प्रतिस्पर्धा और प्रेम को चिन्हित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र इस दिन को हर वर्ष एक विशेष विषय के साथ मनाता हुआ आ रहा है। वर्ष 2023 के लिए ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स की थीम फैमिली अवेयरनेस है। पारिवारिक व्यवस्था के प्रति जागरूकता करने से जुड़ा यह विषय बच्चों में परिवार को लेकर भावनात्मक जुड़ाव जगाने और दायित्व बोध के प्रति सचेत रहने की जरूरत को रेखांकित करता है। परवरिश के मोर्चे पर आए अनगिनत बदलावों के बावजूद इस जिम्मेदारी का भावनात्मक पक्ष 9 के बराबर बदला है। बच्चों के पालन पोषण का सफ़र एक और एहसासों और अनुभूतियों से भरा है, तो दूसरी ओर गंभीर दायित्वों का भाव भी लिए हुए है। बावजूद इसके समाज और परिवार में माता पिता की इस भागीदारी के मायने कम ही समझे जाते हैं। बच्चे भी समय के साथ बहुत कुछ बिसरा देते हैं। इसी कारण नई पीढ़ी परवरिश के मोर्चे वो जूझ रहे अपने अभिभावकों की प्रतिबद्धता को समझ नहीं पाती, उनके समर्पण और स्नेह का मान करना नहीं सीखती, जबकि अभिभावकों का मान करने और उनकी भागीदारी के मायने समझने का भाव समग्र परिवार को बांधने वाला होता है। संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि परिवार बच्चे के पालन पोषण की नींव होते हैं। प्रत्येक बच्चे का पालन पोषण ऐसे वातावरण में किया जाना चाहिए जो प्रेम पूर्ण देखभाल करने वाला और सौहार्द से भरा हो। निसंदेह इस मशीनी दौर में
जमीन से जुड़े संस्कार देने में अभिभावकों की भूमिका और अहम हो गई है। संस्कारों का यही पाठ बच्चों को माता पिता के बलिदान और संघर्ष का मान करना सिखाता है। बच्चों की जिंदगी को संवारने वाले अभिभावकों का प्रेम किसी शर्त से नहीं बांधा होता है, पर बच्चों के जीवन को दिशाहीन होने से बचाने के लिए घर परिवार से जुड़े रहने की सीख दिला देना जरूरी है। बच्चों को जिंदगी की हर जंग के लिए तैयार करने वाले माता पिता के स्नेह और आशीष के मायने समझना असल में जीवन को समझने जैसा है। सदैव संतुलित तालमेल वाली यह समझ हमारे बिखरते सामाजिक पारिवारिक ढांचे को सहेजने वाली, इस पर अमल किया जाना चाहिए। अगला आलेख है देश दुनिया से। तालिबान के साथ बातचीत का अच्छा अवसर। 18 मई को अफगानिस्तान में अंतरिम तालिबान प्रशासन ने कार्यवाहक प्रधानमंत्री मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद की जगह मौलवी अब्दुल करीम को कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त करने की घोषणा की। अखुंद कुछ समय से बीमार चल रहे हैं और अपने कर्तव्यों के निर्वहन में असमर्थ हैं। पश्तून जादरान जनजाति के ताल्लुक रखने वाले कबीर ने 2020 में अमेरिका के साथ दोहा समझौते में मुख्य भूमिका निभाई थी। कबीर की नियुक्ति एक नियमित प्रक्रिया बताई जा रही है, परंतु इसका समय महत्वपूर्ण है और विशेषकर पश्चिम द्वारा बहुत सावधानी से इसका अर्थ समझना चाहिए। लड़कियों की शिक्षा समिति करने व महिलाओं के काम करने पर पाबंदी लगाने के तालिबान के फरमान पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निराशा जताए जाने के बाद यह घोषणा हुई है। नेतृत्व में हुई इस बदलाव को सकारात्मक कदम और तालिबान की ओर से बातचीत करने की इच्छा के संकेत के रूप में देखा जा सकता है। इस समय तालिबान द्वारा छोटे किंतु महत्वपूर्ण बदलाव किए जा रहे हैं, जिन्हें समझने की जरूरत है। उदाहरण के लिए, हाल ही में हेरात में अपराधियों द्वारा लड़कियों की कई मध्य और उच्च विद्यालयों को फिर से खोलने की अनुमति देना ऐसा ही कदम है। यह देखते हुए कि स्वास्थ्य क्षेत्र और कुछ प्रमुख गैर सरकारी संगठनों में काम करने के लिए महिलाओं को पहले से ही छूट मिली हुई है। कबीर द्वारा जल्द ही मानवतावादी क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं पर प्रतिबंध हटाने की संभावना है। अतीत में जब तालिबान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ जुड़ने की इच्छा दिखाई थी, उस समय विदेशी नेता इस अवसर का लाभ उठाने में विफल रहे थे, लेकिन उन्हें फिर से वही गलती नहीं दोहरानी चाहिए। पश्चिम को प्रतिबंधों को हटाने और विकास से जुड़ी सहायता के लिए तालिबान से बातचीत करनी चाहिए। अगला आलेख है कोर्ट में भूमि विवाद के मामले बढ़े। जमीन विवाद के कारण कई हत्याएं हो चुकी हैं। अदालत में 100 में 70% मामले जमीन विवाद के आते हैं। इन मामलों में फैसला आते आते कई वर्ष बीत जाते हैं। कई मामलों में तो फैसला पक्ष में आने के बाद भी जमीन पर असली मालिक का कब्जा नहीं हो पाता है। गरीब आदमी जमीन विवाद के मामले में आर्थिक नुकसान भी उठाता है। सरकारी व गैर सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई थाना स्तर पर होनी चाहिए। प्रखंड स्तर के अधिकारी को स्थानीय स्तर पर विवाद सुलझाने का प्रयास होना चाहिए। अगला आलेख है सभी को मिले गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। प्राचीन काल में बिहार ज्ञान व शिक्षा का केंद्र रहा है। यह नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जैसे विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थान रहे हैं। यहाँ की भूमि पर गौतम बुद्ध और भगवान महावीर जैसे मनीषियों को ज्ञान की प्राप्ति हुई।
लेकिन नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मामले में सबसे नीचे है। साक्षरता दर और छात्र शिक्षक अनुपात की राष्ट्रीय स्तर पर ठीक नहीं है। स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। सरकारी स्कूलों में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण देने के लिए ठोस पहल होनी चाहिए। अगला आलेख है दैवी शक्ति का जागरण। कृपया विश्व को एक रेगिस्तान न बनाएं। हम इस धरती से प्रेम व करुणा लुप्त प्राय होने नहीं दे सकते। यदि ऐसा हुआ तो मनुष्य ही नहीं रहेगा, मनुष्य के रूप में पशु रह जाएगा। क्या मनुष्य जानबूझकर अपने भीतर पाशविक वृत्तियों को बढ़ावा दे रहा है, अथवा वह मौजूदा परिस्थितियों का असहाय शिकार हो गया है? कारण जो भी हो, केवल मनुष्य के सामर्थ्य में विश्वास रखना गलत होगा। हमें परमात्मा के सामर्थ्य की आवश्यकता होगी। परमात्मा की शक्ति कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर है। केवल हमें इसे जागृत करना है। जिस शांति की हम जिज्ञासा करते हैं वह कोई अध्यारोपित शांति नहीं और न ही मृत्युपरांत प्राप्त होने वाली कोई वस्तु है। यह वो शांति है जिसका समाज में तब प्रकाट्य होता है जब सब अपने अपने धर्म पर अटल रहते हों। प्रत्येक व्यक्ति को दूसरे में अपनी आत्मा का ही दर्शन करते हुए दूसरे का सम्मान करना चाहिए। आज प्रार्थना एवं साधना की पहले से कहीं अधिक आवश्यकता है। लोग सोचते हैं कि केवल मेरे प्रार्थना करने से क्या लाभ हो सकता है। ऐसी सोच ही गलत है। प्रार्थना द्वारा हम प्रेम के बीज बो रहे हैं। पूरे रेगिस्तान में एक भी फूल खिले तो कुछ तो होगा। वहाँ एक भी वृक्ष उगाया जाए तो क्या थोड़ी सी छाया नहीं देगी? प्रार्थना प्रेम है और प्रेम ही के माध्यम से विश्व भर में शुद्ध प्रेम की तरंगें हिलोरे लेने लगती हैं। आतंकवादियों, युद्ध संबंधी प्रवृत्ति तथा आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों के हृदय प्रेम व करुणा से रिक्त हो गए हैं। ईश्वर करे कि करोड़ों लोगों की प्रार्थनाओं के फलस्वरूप वातावरण प्रेम तथा करुणा से सिक्त हो उठे, ताकि उनके दृष्टिकोण में थोड़ा सा परिवर्तन आए। विश्व को स्वार्थी लोगों की आवश्यकता नहीं है। यह तो अहंकार की भाषा है। आज हमें आवश्यकता है प्रेम व करुणा से लबालब भरे हृदयों की, जो समाज की असली ताकत हैं। उन्हीं के हाथों समाज का उत्थान असंभव है। मेरा स्वप्न है कि कम से कम एक रात के लिए ही सही विश्व को प्रत्येक व्यक्ति भय मुक्त हो सो सके। कम से कम एक दिन निस्वार्थ सेवा द्वारा प्रत्येक व्यक्ति जरूरतमंदों की सहायता करे। इसी के साथ आज का संपादकीय प्रभात समाप्त होता है।